अयोध्या से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद आगे चल रहे हैं, लल्लू सिंह बीजेपी के वो पीछे चल रहे हैं जो और सिटिंग एमपी है। यहाँ मेरी छोटी दुकान बची है, 25 फुट की थी, अब 10 फुट की बची है। हम 5 लाख रुपए कमाते, उन्होंने कह दिया, हमने सुन लिया। लेकिन जो 10 फुट दुकान है, क्या ये रहेगी? क्या ये रहने पाएगी? प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी हार गई। फैजाबाद के ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और मोदी सरकार ने अयोध्या के विकास पर पूरा ध्यान भी दिया। फिर भी इस लोकसभा सीट से बीजेपी को जीत नहीं मिली। योगी जी ने यहाँ के लोगों को नेग्लेक्ट किया, यहाँ के लोगों की समस्याओं को नहीं सुना, केवल मनमानी करते रहे। जैसे चौड़ी सड़क के उन्होंने लोगों का दुकान ले लिया। पहली समस्या 2024 लोकसभा इलेक्शंस ने उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। जहां 2014 में 71 और 2019 में 62 सीट्स जीतकर बीजेपी ने यूपी में अपना दमखम दिखाया था, वो इस 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में 33 सीट्स पर सिमटकर रह गई है। इस पूरे फेरबदल में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रिजल्ट था अयोध्या का। हिंदुओं की आस्था, मान्यता और श्रद्धा के प्रतीक राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के बावजूद बीजेपी राम जी के घर यानी अयोध्या से इलेक्शन जीतने में असफल रही, जो कि पूरे देश के लिए एक चौंकाने वाली खबर थी। अयोध्या से लगातार 2 बार जीतने वाले सांसद बीजेपी एमपी लल्लू सिंह इस बार जब इनका जीतना लगभग तय ही था, तो वो 54,000 से भी ज्यादा वोटों से हार गए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या वासियों को राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के बावजूद बीजेपी को हार का मुंह दिखाना पड़ा? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने अयोध्या वासियों को इतना ठेस पहुंचाया कि उन्हें मदद के लिए इंडिया अलायंस की तरफ देखना पड़ा? ऐसा क्या हुआ जिसके घाव बीजेपी भर नहीं पाई? और आखिरकार वो घाव दिए तो दिए किसने? वहां के एक्स सांसद लल्लू सिंह ने, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? अयोध्या की कहानी समझने से पहले हम फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी को समझते हैं, जिसके अंदर आते हैं 2 डिस्ट्रिक्ट, अयोध्या और बाराबंकी। इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में कुल मिलाकर 5 विधानसभा की सीटें हैं। एक है बाराबंकी में दरियाबाद विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी और 4 है अयोध्या में, जिनका नाम है रुदौली, बीकापुर, मिल्कीपुर और अयोध्या, जहां राम मंदिर बना है। यूपी विधानसभा इलेक्शंस 2022 में इन 5 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी जीती थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद एसपी के टिकट पर खड़े हुए थे और चुनाव जीते थे, और इस 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में ये फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी के टिकट पर खड़े हुए और चुनाव जीत के अभी वहां से एमपी हैं। मैं अवधेश प्रसाद जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ये 9 बार एमएलए रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, यानी एसपी के स्टार्टिंग डेज से ये उसके साथ है और बहुत एक्सपीरियंस भी है। इसी वजह से अखिलेश यादव ने इनको चुना इस सीट से लड़ने के लिए। चलिए बात करते हैं उन रीजंस का जिसकी वजह से इतना बड़ा चुनावी उथल पुथल हो पाया है। पहला रीजन है फैजाबाद की कास्ट और रिलीजन डाइवर्सिटी। फैजाबाद एक अनरिजर्व सीट है, यानी यहाँ किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाला इंसान इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, फिर चाहे वो जनरल हो, एसटी हो, एसटी हो या ओबीसी हो। यहाँ कुल 15% मुस्लिम पॉपुलेशन है जिनका वोट कभी भी बीजेपी को नहीं पड़ता, और इस इलेक्शन में भी वही हुआ। और 85% हिंदूज है। इन 85% हिंदूज में से 25% एससी और एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और 22% ओबीसीज है। दलित्स में हाईएस्ट पॉपुलेशन पासी कम्युनिटी की है, अराउंड 2.5 लाख, जिससे अवधेश प्रसाद भी बिलोंग करते हैं, जिसको टैप करने के लिए ये अपनी रैलियों में एक नारा भी बोलते थे, ना मथुरा ना काशी, अब की बार अवधेश पासी। और इसका इनको बहुत फायदा भी हुआ है, क्योंकि देखो एक बहुत ही फेमस सेइंग है, अगर धर्म को कुछ काट सकता है तो वो है कास्ट। बीजेपी का पूरा कैंपेन हिंदुत्व और राम मंदिर के अराउंड था, जो कि नेशनल लेवल पे थे, बट लोकल इश्यूज कुछ और थे। राम मंदिर से जुड़े सारे कामों में दलितों और पिछड़ी जातियों का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था, जिस वजह से वो लोग काफी नाखुश थे। बीजेपी एमपी लल्लू सिंह ने उनका गुस्सा कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया और जाने ना जाने में उस आग में और घी डालने का काम किया। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा। सरकार तो 272 पर भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट। अपने चुनाव प्रचार के दौरान जब वो मिल्कीपुर में थे, तब उन्होंने इस संविधान में संशोधन करने वाली बात कही, जो पूरे फैजाबाद में आग सी फैली। कई न्यूज चैनल्स ने इसे रिपोर्ट किया और ऑपोजिशन ने इसका बहुत अच्छे से फायदा उठाया। बीजेपी के 400 पार वाले नारे को और लल्लू सिंह की इस क्लिप को जोड़कर जनता को यह बताया गया कि अगर सच में बीजेपी को 400 पार सीटें आती हैं, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके दलितों को मिला रिजर्वेशन खत्म कर देगी, जिससे दलितों में एक डर का माहौल बना और उनका मैक्सिमम वोट शेयर बीजेपी से हटके इंडिया अलायंस से कैंडिडेट अवधेश प्रसाद को गया। दूसरा रीजन है अयोध्या के लोकल इश्यूज की अनदेखी।
राम मंदिर के निर्माण के दौरान उसके तरफ आने वाले 3 रास्तों का चौड़ीकरण यानी वाइडनिंग और डेवलपमेंट भी किया गया। ये 3 रास्ते हैं राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ। राम पथ शहादतगंज से नया घाट की ओर आने वाली 13 किलोमीटर लंबी रोड है। इसे 24 मीटर चौड़ा किया गया, जिसमें 4000 से भी ज्यादा दुकानों और घरों को पूरा या फिर उनका कुछ हिस्सा तोड़ना पड़ा, जिससे 700 से भी ज्यादा परिवार अफेक्ट हुए। भक्ति पथ श्रृंगार घाट से राम मंदिर की ओर आने वाली 800 मीटर लंबी रोड है। इसे 14 मीटर चौड़ा किया गया, जिसमें कई दुकानों और घरों को तोड़ना पड़ा, जिससे कई परिवार अफेक्ट हुए। वहीं जन्मभूमि पथ सुग्रीव किला से राम मंदिर की ओर आने वाली 800 मीटर लंबी रोड है। इसे 21 मीटर चौड़ा किया गया, जिसमें 15 से 20 दुकानों और घरों को तोड़ना पड़ा। हमारा 85 साल को घर है। अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। मंदिर खाली मने दर्शन करने लिए, इतना जनता के लिए नहीं बनवाए हैं कि हम सबको टिकाएंगे। और हम लोग कहाँ चले जाएंगे? जब बाहर मने टिका दो, यहाँ के लोग कहाँ चले जाएं? दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, और वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। बहुत मुसीबत झेल रहे बच्चे, बहुत कष्ट है भैया। किसी भी इंसान के लिए उसका घर और उसका कमाई का जरिया 2 बहुत जरूरी चीजें होती हैं, और अगर उनमें से किसी को अफेक्ट होता है तो आदमी पूरा टूट जाता है, क्योंकि इससे वो अकेला अफेक्ट नहीं होता बल्कि उसका पूरा परिवार अफेक्ट होता है। हालांकि डेवलपमेंट के लिए किए गए इस तोड़फोड़ के बदले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विस्थापित हुए दुकानदारों और घर मालिकों को सही कॉम्पनसेशन और दूसरे घर और दुकान देने का वादा किया था। हो सकता है कि मार्ग निर्माण के समय कुछ व्यापारियों को हटना पड़े, लेकिन मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं, हर व्यापारी का पुनर्वास भी करेंगे और उसको कंपनसेशन भी दिलाएंगे। लेकिन रियलिटी में इसका इम्प्लीमेंटेशन वैसा नहीं हुआ जैसा कहा गया था। दुकानदारों को एक 10 बाय 10 के दुकान के बदले 1 लाख रुपए दिए गए कॉम्पनसेशन के तौर पे। हालांकि मार्केट में उस दुकान की कीमत 15 से 20 लाख रुपए थी। दुकानदारों ने वो भी सह लिया, ये सोच के कि उनको प्रॉमिस की हुई दुकान मिलेगी। वो दुकान मिली तो, लेकिन रिप्लेसमेंट के नाम पे वो दुकान फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं थी, बल्कि उसकी कीमत मार्केट के हिसाब से रखी गई। यानी एक 10 बाय 10 की दुकान की कीमत 15 से 20 लाख रुपए रखी गई, जो एक आम दुकानदार के लिए भर पाना पॉसिबल नहीं था। ऐसे ही जिनके घर तोड़ दिए गए उन्हें 4 लाख रुपए कॉम्पनसेशन के तौर पे दिए गए, और उनके अलॉटेड घरों की कीमत 30 से 40 लाख रुपए रखी गई, जो सबके लिए खरीद पाना पॉसिबल नहीं था। इन सब परेशानियों के बीच जब लोग अपने सांसद को ढूंढ रहे थे, तब वो वहां नहीं थे। वो लोगों के बीच आए नहीं उनकी परेशानियां सुनने के लिए, जिसका फायदा ऑपोजिशन ने बहुत अच्छे से उठाया। और अवधेश प्रसाद ने अपनी रैली में वादा कर दिया कि अगर वो जीत के आएंगे तो विस्थापित दुकानदारों को और घर मालिकों को उनकी अलॉटेड दुकानें और घर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। लोगों का बीजेपी को लेकर गुस्सा और अपोजिशन की टारगेटेड कैंपेनिंग को लेकर झुकाव से अयोध्या के विस्थापित हुए दुकानदारों और घर मालिकों का वोट और सपोर्ट भी अवधेश प्रसाद को मिला, जिसका अंदाजा शायद लल्लू सिंह को भी था। तीसरा रीजन है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस। 2019 इलेक्शंस में एसपी का अलायंस बीएसपी के साथ था, जिससे इन्होंने मुस्लिम, यादव और दलित्स का वोटर बेस कैप्चर किया था। इसमें बीएसपी 38 सीट्स पे कंटेस्ट करके 10 जीती थी और एसपी 37 सीट्स पे कंटेस्ट करके 5 ही जीत पाई थी। उन इलेक्शंस में बीएसपी की परफॉर्मेंस एसपी से काफी अच्छी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा इलेक्शंस में बीएसपी के साथ अलायंस नहीं किया। इसका रीजन माना जाता है यूपी विधानसभा इलेक्शंस में बीएसपी का परफॉर्मेंस। जो बीएसपी 2017 यूपी विधानसभा इलेक्शंस में 23% का वोट शेयर लेके 10 सीटें जीती थी, वो 2022 यूपी विधानसभा इलेक्शंस में एक ही सीट जीत पाई विद अ वोट शेयर ऑफ 12.88%। इसका रीजन माना जाता है मायावती का रैलीज में हिस्सा ना लेना। बीएसपी का गिरता वोट शेयर और मायावती का रैलीज से एब्सेंस 2 बड़े रीजन बने एसपी का बीएसपी के साथ अलायंस ना करने का। इसका फायदा कांग्रेस को हुआ, क्योंकि इसके बाद अलायंस हुआ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, जिससे इन्होंने मुस्लिम, यादव और कांग्रेस के लॉयल वोटर्स का वोटर बेस तो कैप्चर किया ही किया। इसके साथ साथ इन्हें उन दलित्स का भी वोट मिला जिनका भरोसा अब बीएसपी से उठ रहा था। वो दलित वोटर्स बीजेपी को वोट नहीं करने वाले थे, क्योंकि उनको डर था कि अगर बीजेपी को सच में 400 पार सीटें आती हैं तो वो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी उन्हें मिला रिजर्वेशन हटा देगी, जो कि कितना सच है वो तभी पता चलता अगर बीजेपी को 400 पार आते। चौथा और मेरे हिसाब से सबसे कम डिस्कस होने वाला बट काफी इंपॉर्टेंट रीजन था फार्मर्स प्रोटेस्ट। यूपी जिसकी 60% पॉपुलेशन फार्मिंग से अपना घर चलाती हो, वो फार्मर्स द्वारा हो रहे प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व ना वो हो ही नहीं सकता। 2020-21 में हुए फार्मर्स प्रोटेस्ट में यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा
और भी कई स्टेट्स के फार्मर्स वो 3 फार्म लॉ के खिलाफ कई महीनों तक धरने पे बैठे थे। फाइनली उनकी बात मान तो ली गई, लेकिन उसे मानने में इतना टाइम लगा दिया गया जिसका गुस्सा फार्मर्स में था। वैसे तो हम जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, लेकिन जब हमारे किसानों को हमारी जरूरत थी तब हमने उन्हें देशद्रोही, टेररिस्ट और ना जाने क्या क्या घोषित कर दिया। फार्मर्स में इस बात का गुस्सा था, फार्मर्स के परिवारों में इस बात का गुस्सा था, और यूपी के फार्मर्स ने वो गुस्सा इस इलेक्शन में दिखाया, और इन्होंने वो गुस्सा कानून अपने हाथ में लेकर दिखाया, जो कभी भी सही नहीं हो सकता। ये चारों रीजंस कंबाइंड विद महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट रीजन बने बीजेपी की अयोध्या में इतनी बड़ी हार का। इस चुनावी उथल पुथल से जनता ने एक क्लियर साइन दिया है कि कोई भी इंसान और कोई भी पार्टी जनता से बड़ी नहीं हो सकती। इस मैंडेट से ना ही सिर्फ यूपी के बल्कि इस देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और मेरे हिसाब से हमें इसका असर बीजेपी के इन 5 सालों के कार्यकाल में दिखेगा। बस होप यही है कि जो भी हो इस देश का और हमारा भला हो। तो इस वीडियो में इतना ही। डिस्क्रिप्शन में मैंने उन सारे आर्टिकल्स का लिंक दे दिया है जहां से इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स लिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।